गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना केमिकल काइनेटिक्स का। ध्यान देना, अगला लेक्चर ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो गया। ध्यान देना, सभी लोग पढ़ तो रहे हैं ना? चलो ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग पढ़ रहे होंगे। लांबा तो पढ़ रहा है ना? चलो सही है, आगे बढ़ते। ध्यान देना, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना केमिकल काइनेटिक्स का। ध्यान देना, नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ध्यान देना, ये लेक्चर नंबर 7 तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। ये लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 8 में ध्यान देना हम लोग क्या पढ़ने वाले। ध्यान देना, स्यूडो यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान देना, नाम से पता चल रहा था नाम क्या है, स्यूडो यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान देना, ये इस टाइप का रिएक्शन है। ध्यान देना कि देखने में तो हमें लगेगा कि ये क्या है, सेकंड ऑर्डर है, पर एक्चुअली में क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। तो हम देखते हैं कि ध्यान देना स्यूडो यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है। जैसा है, वी नो दैट फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। ध्यान देना, हम लोगों ने एलिमेंट्री रिएक्शन में पढ़ा था। एलिमेंट्री रिएक्शन में ध्यान देना, जो सम ऑफ कोफिशिएंट होता है वही हमारा ऑर्डर होता है और वही हमारा क्या होता है, मॉलिक्युलरिटी होता है। बट देयर आर सम एलिमेंट्री रिएक्शन इन विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू मॉलिक्युलरिटी रिएक्शन। पर ध्यान देना, ऑब्वियस सी बात है, ध्यान देना नेचर में कुछ रिएक्शन है जो एलिमेंट्री रिएक्शन तो है, पर ध्यान देना उनका ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी ध्यान देना सेम नहीं होता है। जैसे ध्यान देना, एग्जांपल में बात कर रहा हूँ, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो एस्टर है, ध्यान देना एस्टर तो पता ही है, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये वाला ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर ग्रुप बोलते हैं। हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो हाइड्रोलिसिस में क्या करते हैं हम लोग, वाटर ऐड करते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ H+। जैसे हाइड्रोलिसिस करेंगे, ध्यान देना क्या बनेगा, मेरा एसिटिक एसिड बनेगा और इथेनॉल बनेगा। एसिटिक एसिड बना और ध्यान देना क्या बना, ध्यान देना इथेनॉल। तो रेट लिखूंगा, रेट लिखने के लिए मेरे पास क्या है, एक एस्टर है और वाटर है। तो मेरा रेट इज इक्वल टू क्या लिखा, KCH3COO प्लस H2। अब है क्या, ध्यान देना, जब ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो तुम्हें लग रहा होगा इसका ऑर्डर कितना होगा, तुम्हें लग रहा होगा ऑर्डर क्या होगा, ध्यान देना इसका 2 हो जाएगा और मॉलिक्युलरिटी भी क्या हो जाएगा, ध्यान देना 2 हो जाएगा। मॉलिक्युलरिटी तो 2 सही है, पर ध्यान देना ऑर्डर 2 क्या है, ध्यान देना गलत है। कैसे गलत है, ध्यान देना कि रेट कांस्टेंट K तो एक कांस्टेंट है और H2O टाइम के साथ क्या कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है। तो दोनों कांस्टेंट मिलके क्या बनाएंगे, एक नया कांस्टेंट बनाएंगे। तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा, K-CH3COO C2H5, जबकि K डैश जो होगा, ध्यान देना K डैश होगा वो और कुछ नहीं होगा, क्या होगा, K इंटू क्या होगा, H2। तो ध्यान देना, हम पहले क्या करेंगे, ध्यान देना अगर क्वेश्चन दिया जाता है तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर मान के हम लोग क्या करेंगे, कैडेस निकाल लेंगे। और के पूछेगा तो हम क्या करेंगे, H2O कंसंट्रेशन से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और H2O कंसंट्रेशन तुम्हें पता है ऑलरेडी क्या होता है, 55.55 होता है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। तो एग्जाम्पल समझ में आया, पहला हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर था। नेक्स्ट एग्जाम्पल ध्यान देना स्टार्ट कर, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में बात करें तो रेट तो ऐसा हो गया। मॉलिक्युलरिटी देख के मैंने बोला था मॉलिक्युलरिटी कितने, 2 है, एक एस्टर है एक वाटर है, पर ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। ध्यान देना, तो अगला हम लोग एग्जाम्पल चलते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। शुगर केन सभी को पता है, तो ये शुगर केन का फॉर्मूला होता है C12H22O11। हाइड्रोलिसिस कर रहे तो वाटर। अब ध्यान देना, जब शुगर केन का ध्यान देना हाइड्रोलिसिस करोगे तो 2 बनेगा, ग्लूकोज बनेगा और फ्रुक्टोज बनेगा। D फॉर्म होता है और L फॉर्म होता है। तो रेट फिर लिखेंगे, वाटर फिर कांस्टेंट है और K कांस्टेंट, नया कांस्टेंट दोनों मिला क्या बनाएगा, एक नया कांस्टेंट बनाएगा K डैश। तो मॉलिक्युलरिटी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। तो दोनों रिएक्शन में ध्यान देना, पहला था हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, दूसरा था हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। दोनों केस में मॉलिक्युलरिटी 2 था। ध्यान देना, दोनों के दोनों एलिमेंट्री रिएक्शन थे। देख के हमें लग रहा था क्या हो जाएगा, ऑर्डर 2 हो जाएगा, पर एक्चुअली में ऑर्डर कितना था, 1 था। 1 इसलिए था क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा था। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। तो हम लोग आगे बढ़ते, ध्यान देना एक नोट करके लिखा हुआ है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ध्यान देना, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर तो देखा था, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड देखा था जिसकी मॉलिक्युलरिटी 2 थी, ऑर्डर कितना था, 1 था। इन प्रेजेंस ऑफ बेस देखते, ध्यान देना, तो लिखा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ बेस इज सेकंड ऑर्डर kinetic because rate of reaction depends upon concentration of base and ester। बोला जा रहा है, ध्यान देना, अगर एस्टर की हाइड्रोलिसिस करोगे एसिडिक कंडीशन में होगा तो फर्स्ट ऑर्डर होगा, और बेसिक कंडीशन में होगा तो ध्यान देना सेकंड ऑर्डर होगा। तो लिखा हुआ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ बेस इज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस एंड एस्टर। ध्यान देना, वहां पे किस पे डिपेंड कर रहा था, कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर पे डिपेंड कर रहा था। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर पे भी डिपेंड करेगा और बेस पे भी डिपेंड करेगा। उसको हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे डिपेंड करेगा। तो एक्सप्लेन ध्यान देना मैं करता हूँ, ये एस्टर है, ध्यान देना
ये मेरा एस्टर है और ये मेरा हाइड्रोलिसिस कर दिया, बेसिक कंडीशन है, मैंने एस डाल दिया, तो CH3CWH और C2H5OH है, ये हो गया। बेसिक कंडीशन होगा तो ध्यान देना CH3CWH क्या है, एक एसिड है, तो ऑब्वियस से बात है बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो NOH और CH3CWH का रिएक्शन होगा, तो क्या बनेगा CH3CWO Na प्लस H2। तो होगा क्या, ध्यान देना कि वहां पे जब एसिडिक कंडीशन था तो एस्टर था, ये एस्टर था और ये वाटर था, एसिडिक कंडीशन था तो वहां भी मुझे क्या मिला, एसिटिक एसिड और इथेनॉल। उसके बाद ध्यान देना एसिडिक कंडीशन था तो ध्यान देना आगे रिएक्शन नहीं हुआ, पर बेसिक कंडीशन है तो CH3CWH क्या है, एसिड है, वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो ध्यान देना ऑब्वियस सी बात बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, अगर रिएक्शन ध्यान अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा CH3CWH तो CH3CWH का कंसंट्रेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा तो रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े हुए रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। इसीलिए बोला गया ध्यान देना सो द कंसंट्रेशन ऑफ CH3CWH ध्यान देना डिक्रीजेस ऑन द प्रोडक्ट साइड of the reaction will proceed forward and hence rate will increase। इसलिए रेट किस पे डिपेंड करेगा, KCH3CWO C2H5 और OH माइनस, इसलिए ध्यान ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। तो ध्यान देना ये समझ में आ रहा है, अगर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक कंडीशन करेंगे तो ऑर्डर मेरा 1 होगा, अगर बेसिक कंडीशन करेंगे तो ऑर्डर मेरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 होने का मेन रीजन है कि बेसिक कंडीशन होगा जो एसिड फॉर्म होगा, एसिटिक एसिड, वो क्या करेगा ध्यान देना बेस के साथ रिएक्ट करेगा, वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो टाइम के साथ ध्यान देना उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर मेरा प्रोडक्ट जितना ही कम होगा रिएक्शन क्या होगा उतना ही फॉरवर्ड होगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब ध्यान देना रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, बेस के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, इसलिए ध्यान देना ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में रहा है सभी को। अब इस पे क्वेश्चन करते ध्यान देना, कैलकुलेट ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी 2B प्लस A इज प्रोडक्ट, B इज इन एक्सेस दिया हुआ, B इज इन एक्सेस दिया हो तो रेट क्या लिखोगे तुम, सिंपल एलिमेंट्री है तो KB² A, पर ध्यान देना B एक्सेस है, B एक्सेस है तो टाइम के साथ क्या करेगा, ध्यान देना चेंज नहीं होगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा तो ये पूरा का पूरा मिलकर क्या बन जाएगा, एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, क्या होगा K डैश, तो अब इस बात क्या हो K डैश है तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा 3। ध्यान देना अगर किसी को ध्यान देना कोई भी चीज दिया हुआ और बोल दिया जा गया एक्सेस में है, मतलब ध्यान देना उसका टाइम के साथ कंसंट्रेशन क्या होगा, चेंज नहीं होगा, मतलब रेट कांस्टेंट और उसका कंसंट्रेशन मिलकर एक नया कांस्टेंट बना लेगा। ये समझ में आ रहा है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब ध्यान देना अभी तक तो हम लोगों ने जो कुछ भी कैलकुलेट किया था वो सब के लिए ध्यान देना किसके लिए था, इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए था। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ध्यान देना मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट इन रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में ध्यान देना हम लोग रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे मान लो 2A प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है C प्लस डी, वहां पे ध्यान देना एक ही डायरेक्शन में जा रहा था इसलिए ध्यान देना एक ही रेट कांस्टेंट आ रहा था, यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब जो K1 है वो रेट कांस्टेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन है और जो K2 है वो रेट कांस्टेंट क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ध्यान देना प्लस DA/dt किसको रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A को, माइनस DA/dt किसको रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ A को। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि फॉर्मेशन भी हो रहा है और डिकम्पोजिशन भी हो रहा है। अब तुम ये सोचो जैसे तुमने रेट कांस्टेंट K1 लिया तो K1 के करस्पॉन्डिंग A मेरा क्या है, रिएक्टेंट है, क्योंकि K1 जब ले रहे हैं तो हम फॉरवर्ड जाने की बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड जाने की बात कर रहे हैं, मतलब ये मेरे क्या रिएक्टेंट है, तो वहां पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ माइनस DA/dt, क्योंकि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ A हो जाएगा। अगर जब तुम K2 लोगे तो K2 तुम आ रहे हो ऑब्वियस बैकवर्ड जा रहे हो, बैकवर्ड जा रहे हो तो A तुम्हारे लिए क्या है प्रोडक्ट है, इसलिए ध्यान देना क्या हो जाएगा प्लस DA/dt होगा। तो एक्चुअली ध्यान देना यहाँ पे रेट फॉरवर्ड भी जा रहा है और बैकवर्ड भी जा रहा है, इसलिए ध्यान देना फॉर्मेशन भी डिफाइन होगा और डिकम्पोजिशन भी डिफाइन होगा। ये सभी को समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसको ध्यान देना हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना मैं उधर से चीज ला लूंगा, यहाँ पे क्या था मेरा 2A प्लस बी था, किस में कन्वर्ट हुआ ध्यान देना, सॉरी ये ऐसे है, ये क्या था ध्यान देना C प्लस डी था, ध्यान देना मैं यहाँ पे इसलिए लिख ले रहा हूँ ताकि मुझे बार बार पीछे जाने का जरूरत ना पड़े। ध्यान देना DA/dt लिख, मैं DA/dt A के लिए रेट ऑफ इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो ध्यान देना फॉरवर्ड वाला हमारे लिए क्या था K1 था और बैकवर्ड मेरे लिए क्या था K2 था। तो ये समझ में आ रहा है फॉरवर्ड तुम्हारे लिए K1 है, बैकवर्ड तुम्हारे लिए क्या है K2 है। तो ध्यान देना DA/dt लिख रहे हो, ध्यान देना तो सिंपल है, लेकिन नेगेटिव मत लिखा करो, तुम केवल पॉजिटिव से स्टार्ट करो, नेगेटिव पॉजिटिव हम लोग यहाँ देख लेंगे। DA/dt ध्यान देना अगर मैं K1 यूज करना चाहता हूँ,
K1 यूज करना चाहता हूँ, तो K1 यूज करना चाहता हूँ तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, फॉरवर्ड जा रहा हूँ, और फॉरवर्ड जा रहा हूँ मतलब ए मेरे लिए क्या है, रिएक्टेंट है। तो ध्यान देना इसका रेट कांस्टेंट K1 होगा तो ए का कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 2K1। अगर मैं रिएक्टेंट यूज कर रहा हूँ तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, नेगेटिव। इसलिए क्या लिखा हो, -2K1 A² B। ये समझ में आ रहा है? थोड़ा सा एक बार ध्यान देना, अगर मैं ए के लिए रेट ऑफ इक्वेशन लिख रहा हूँ, क्योंकि ध्यान देना रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है, बैकवर्ड भी जा रहा है, वहां पे एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए एक ही डायरेक्शन में जा रहा था, इसलिए तुम्हें रेट बहुत लिखना आसान था। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ध्यान देना मैं ए के लिए रेट लिखना चाहता हूँ, तो ए जो है ध्यान देना K1 से फॉरवर्ड जा रहा है और K2 से बैकवर्ड भी आ रहा है। जब मैं K1 यूज करता हूँ तो ए मेरे रिएक्टेंट हो जाता है। जब मैं K1 यूज करूंगा फॉरवर्ड जाऊंगा तो ए मेरे लिए क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। जब मैं K2 यूज करूंगा तो ध्यान देना K2 यूज कर रहा हूँ तो रिएक्ट ऑब्वियस सी बात है, रिएक्शन कहाँ जा रहा है, बैकवर्ड, और ये मेरे लिए क्या है, प्रोडक्ट है। तो जब भी रिएक्टेंट के लिए लिखो ध्यान देना, जब तुम्हारा कोई जिसके करस्पॉन्डिंग लिखने जा रहे हो, अगर रिएक्टेंट आता है तो नेगेटिव यूज करो, प्रोडक्ट आता है तो पॉजिटिव यूज करो। तो ध्यान देना मैंने K1 लिखा तो सबसे पहले तो K1 है, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 है, इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट तो क्या होगा, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा, माइनस माइनस लगा दिया क्योंकि रिएक्टेंट था, -2K1 A²B, फिर K2 लिखोगे तो क्या होगा, +2K2, क्या होगा, C × D, क्योंकि ध्यान देना हमेशा तो किसका लेना पड़ेगा, रिएक्टेंट ही लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, +2K2 C × D। यहां तक किसी को समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा ध्यान देना, तो एक बार और हम dB/dt देख लेते हैं। dB/dt ध्यान देना, तो अब B है, B मेरा रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी, साफ पता चल रहा है, अगर मैं K1 यूज कर रहा हूँ तो मेरे लिए क्या होगा, ध्यान देना रिएक्टेंट होगा और कोफिशिएंट कितना 1 है, इसलिए क्या लिखा, -K1 A²B। अगर मैं K2 यूज करूंगा तो क्या होगा, K2 C × D। समझ में आ रहा है? डेल सी बाई डेल टी यूज करूँ तो डेल सी बाई डेल टी ध्यान देना, अब सी मेरे लिए ध्यान देना, अब K1 यूज करोगे तो C तुम्हारा रिएक्टेंट नहीं होगा, क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो क्या लिखोगे, कोफिशिएंट 1 था इसलिए क्या, K1 A²B। अब K2 यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट तो माइनस क्या होगा, K2 × C × D। सेम डेल डी बाई डेल टी, डेल डी बाई डेल टी के लिए क्या, ये है, तो K1 यूज करोगे तो रिएक्टेंट, K2 यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी K1 यूज करोगे तो प्रोडक्ट होगा, और K2 यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट। तो अगर मैं K1 यूज कर रहा हूँ प्रोडक्ट, तो क्या होगा, K1 A² B माइनस क्या होगा, K2 C × D। तो ये लिखना समझ में आ रहा है किसी को, ध्यान देना, ये थोड़ा सा एक बार कुछ भी रैंडम इक्वेशन लिख के तुम कुछ भी बना सकते हो, पर ध्यान देना लिखने का तरीका क्या है कि हम लोग हमेशा पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं जाएंगे। हम जब भी लिखेंगे पॉजिटिव में लिखेंगे, बस हम ध्यान रखेंगे रेट कांस्टेंट क्या दिया हुआ, अगर कोई रेट कांस्टेंट K1 दिया हुआ है और जिसको लिख रहे हैं उसका कोफिशिएंट 2, 3, 4 है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और रेट इक्वेशन में सभी को पता हमेशा किसको लिखते हैं, केवल रिएक्टेंट को ही लिखते हैं। तो अब चेक कर लेंगे, ध्यान देना जब हम लोग फॉरवर्ड लिख जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लो मैं K1 यूज किया, अगर एक लिखना चाहता हूँ तो मैंने K1 यूज किया, तो K1 मेरे लिए क्या है, ध्यान देना मैं फॉरवर्ड जा रहा हूँ तो ये मेरा रिएक्टेंट, इसलिए क्या लिखा, -2K1 A²B। अगर मैं K2 यूज कर रहा हूँ तो ऑब्वियस मतलब मैं क्या जा रहा हूँ, बैकवर्ड जा रहा हूँ, तो ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट है, इसलिए क्या होगा, 2K2 C × D। ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, ध्यान देना। तो तुम लोग एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको करो, ये समझ में आ रहा है, ध्यान देना एग्जाम्पल नंबर, ध्यान देना ये है 2A + 3B कन्वर्टर, ध्यान देना C+D, 2C कन्वर्टर, K3E+F। तो ध्यान देना मैं पहले बात करता हूँ dA/dt, मैंने बोला ना यहाँ पे तो हमेशा पॉजिटिव ही लो। dA/dt में एक K1 है और क्या है, K2 है, तो K1 है तो A का कितना हो जाएगा, 2K1, तो क्या लिख दिया, रिएक्टेंट था तो -2K1 A²BQ। अब यार K2 यूज करोगे तो ये हमारा क्या प्रोडक्ट है, तो 2K2 लिख दिया, CQ/D²। ये समझ में आ रहा है, dA/dt सेम है, ये भी क्या मेरा रिएक्टेंट है, 3K1 A²BQ + 3K2 CQ/D²। ये समझ में आ रहा है। डेल सी बाई डेल टी में थोड़ा ध्यान रखना, C तो हमारा K1 K2 भी यूज कर रहा है और K3 भी यूज कर रहा है, तो C मेरे लिए क्या है, प्रोडक्ट है, तो मैं क्या लिख दूं, 3K1 A²BQ, क्योंकि देना C प्रोडक्ट है, अगर मैं K1 यूज करता हूँ, K1 यूज करूंगा तो C मेरे लिए क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो सिंपल क्या लिख सकता हूँ, 3K1 A²BQ। अगर K2 यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट, तो क्या लिखूंगा, -3K2 CQ/D²। अगर K3 यूज करूंगा तो भी क्या होगा, रिएक्टेंट, तो क्या लिखूंगा, -2K3C²। तो ये समझ में आ रहा है C वाला पार्ट। नेक्स्ट है डेल डी बाई डेल टी, डेल डी बाई डेल टी तो यहाँ पे D है,
और कहीं है नहीं, तो रिएक्टेंट भी होगा प्रोडक्ट भी होगा। K1 यूज करोगे तो प्रोडक्ट, K2 यूज करोगे तो रिएक्टेंट। तो K1 अगर यूज करें प्रोडक्ट तो क्या लिखना, 2K1 A स्क्वायर BQ माइनस 2K2 CQ DQ। डी बाई डी टी ध्यान देना सिंपल है, K3C स्क्वायर, और डी बाई डी टी क्या होगा, K3C स्क्वायर। तो ये समझ में आ रहा है कैसे रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम लोग रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे। ये समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा तो ध्यान देना, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारे ध्यान देना एक क्वेश्चन के फॉर्म में दिया गया है, उसी पे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, ध्यान देना, क्वेश्चन है 2x प्लस वाई कन्वर्ट हो रहा z प्लस डब्ल्यू। फॉरवर्ड जो जा रहा है उसका रेट कांस्टेंट K1 है, और जो बैकवर्ड जा रहा है उसका रेट कांस्टेंट क्या दिया हुआ, K2। तो क्या लिखा हुआ, माइनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, माइनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू दिस दिया हुआ, 2 इंटू टेन इज पावर माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4 इंटू टेन इज पावर माइनस 5 जेड डब्ल्यू। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो ध्यान देना डी एक्स बाई डी टी लिखा हुआ, माइनस लिखा हुआ, तुम प्लस वाला लिख दो, तुम प्लस वाला लिख दो। ध्यान देना प्लस वाला लिखोगे तो क्या होगा, एक तो ध्यान देना क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई क्या होगा, डी टी होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, अब K1 यूज कर रहे तो क्या लिखेंगे, माइनस 2K1 एक्स स्क्वायर वाई। ये समझ में आ रहा, K1 K2 यूज लिखेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2K2 Z क्या हो जाएगा, W। ये हो गया। अब यहाँ माइनस लगाएंगे, तो यहाँ माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है, के अंदर सेम चीज मैंने आगे इधर लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान देना यहाँ पे लिखा हुआ माइनस डी एक्स बाई डी टी, माइनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, 2K1 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2K2 जेड डब्ल्यू। वहां से 2K1 इज इक्वल टू 2 इंटू टेन इज माइनस 6 था, तो मैंने K1 की वैल्यू निकाल दी। 2K2 इज इक्वल टू 4 इंटू टेन इज माइनस 5, तो मैंने K2 की वैल्यू, तो कुछ नहीं, माइनस डी एक्स बाई डी टी, ध्यान देना इक्वेशन के फॉर्म में, एक न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया था, मैंने डी एक्स बाई डी टी के टर्म में लिख दिया और दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया। तो मैंने K1 भी निकल गया और K2 भी निकल गया। K1 K2 तुम्हारा आ गया है। के इक्विलिब्रियम क्या होगा, ऑब्वियस बात, के फॉरवर्ड बाई के बैकवर्ड हो जाएगा, तो K1 डिवाइड बाई K2, तो क्या हुआ, के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, 1/20। तो समझ में आ रहा है इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या, ध्यान देना। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में पहले एक रिलेशन बना के दे दिया गया था, न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया था, जहाँ पे K1 K2 न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, और तुम्हें पूछा जा रहा है के इक्विलिब्रियम बताओ, तो सबसे पहले तुम क्या निकालना पड़ेगा, K1 K2। तो सिंपली तुमने क्या किया, जो इक्वेशन दिया था उसको अपने इक्वेशन में बनाया, बनाने के बाद दोनों को इक्वेशन को क्या किया, इक्वेट कर दिया, K1 K2 कैलकुलेट कर लिया, फिर के इक्विलिब्रियम तुम्हारा आ गया। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना, रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जैसे वहां पे ध्यान देना, हम लोगों ने इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू t पे, हर टाइम t पे हम लोगों ने क्या किया था, कैलकुलेट किया था। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, वो कैलकुलेट करने वाले, पर ध्यान देना हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे होगा क्या, जैसे मान लिया कि a कन्वर्ट हो रहा b में, फिर आगे भी जा रहा और पीछे भी जा रहा, तो के फॉरवर्ड रिप्रेजेंट कर रहा, ध्यान देना के फॉरवर्ड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन, के भी रिप्रेजेंट कर रहा रेट कांस्टेंट बैकवर्ड डायरेक्शन। तो टी इज इक्वल टू 0 पे ए 0, टी इज इक्वल टू टी पे क्या होगा, ए माइनस एक्स, और क्या होगा, एक्स होगा। टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ए माइनस एक्स इक्विलिब्रियम, फिर क्या होगा, एक्स इक्विलिब्रियम। अब हम लोग डी ए बाई डी टी लिख सकते हैं, डी ए बाई डी टी, ध्यान देना, अगर मुझे के फॉरवर्ड को यूज करना तो ऑब्वियस से बात है, ए मेरे लिए क्या रिएक्टेंट है, तो मैं क्या लिख दूं, माइनस के एफ ए। अगर ध्यान देना के बैकवर्ड को यूज करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना, के बी इंटू क्या लिख सकता हूँ, बी। ये समझ में आ रहा है, डी ए बाई डी टी, ध्यान देना, अगर मैं के फॉरवर्ड का यूज किया तो ए रिएक्टेंट था, इसलिए मैंने ए का यूज कर लिया, के फॉरवर्ड बाई ए। अगर के बैकवर्ड का यूज करूंगा तो ध्यान देना क्या यूज करना पड़ेगा मुझे, ध्यान देना ए प्रोडक्ट है तो किसका यूज करना पड़ेगा, बी, के बी इंटू क्या हो जाएगा, बी। बट एट इक्विलिब्रियम डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, हमें पता है इक्विलिब्रियम पे, ध्यान देना कंसंट्रेशन किसी का भी टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, और टाइम के साथ ध्यान देना चेंज नहीं हो रहा है, तो डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको 0 पुट करके क्या करें, इसको हम लोग इधर आ लेंगे, के एफ ए इंटू के बी इंटू बी, तो के एफ बाई के बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी बाई ए। ये सब किस पे हो रहा है, ध्यान देना एट इक्विलिब्रियम, तो बी पे ध्यान देना कितना था, एक्स इक्विलिब्रियम, और ए कितना था, ए माइनस एक्स इक्विलिब्रियम, तो बी का कंसिडरेशन ध्यान देना मैंने यहाँ पे एक्स इक्विलिब्रियम पुट कर दिया है,
और ए को मैंने क्या पुट कर दिया, ए माइनस एक्स पुट कर दिया। इन सबको मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। तो ध्यान देना क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ध्यान देना एक्स इक्विलिब्रियम कितना है, इतना आया। ये समझ में आ रहा है? सॉरी, ये यहाँ आगे ध्यान देना, यहाँ पे एक्स इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या हो गया, के फॉरवर्ड इनटू ए डिवाइड बाय क्या हुआ, के फॉरवर्ड प्लस के बी। कुछ नहीं ध्यान देना, कुछ नहीं किया, ध्यान देना डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या था, माइनस के एफ इंटू ए प्लस के बी इंटू क्या था, बी था। एट इक्विलिब्रियम पे डी ए बाई डी टी की वैल्यू क्या की मैंने, जो जीरो पुट कर दिया, जीरो पुट कर दिया तो इसको इधर कर लिया। तो के एफ इंटू ए इज इक्वल टू क्या, के बी इंटू बी। तो के बाई के बी इज इक्वल टू क्या हुआ, बी बाई ए। हमें पता है बी एट इक्विलिब्रियम कितना था, एक्स इक्विलिब्रियम। ए एट इक्विलिब्रियम क्या था, ए माइनस एक्स इक्विलिब्रियम। ध्यान देना दोनों क्रिस क्रॉस किया और वहां से मैंने क्या किया, एक्स इक्विलिब्रियम कैलकुलेट कर लिया। अब ध्यान देना एक्स इक्विलिब्रियम आ गया तो टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे ध्यान देना ए कितना था, ए माइनस एक्स इक्विलिब्रियम। बी कितना था, एक्स इक्विलिब्रियम। तो एक्स इक्विलिब्रियम आ गया तो ऑलरेडी तुम्हें बी का कंसिडरेशन आ गया है। अगर ध्यान देना ए का निकालना है तो तुम क्या करो, ए ऑलरेडी गिवन होता है, क्या करो ए माइनस एक्स इक्विलिब्रियम कर दो। तो ऑब्वियस सी बात है, तुम टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे तुमने बी भी कैलकुलेट कर लिया और ए भी कैलकुलेट कर लिया। अब बात है कि t इज इक्वल टू टी पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो t इज इक्वल टू टी पे ध्यान देना कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के एफ इंटू ए प्लस के बी इंटू बी। अब डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के एफ, टी इज इक्वल टू टी पे ध्यान देना ए कितना था, ए माइनस एक्स था और बी कितना था, एक्स। तो बी को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, ए को मैंने ए माइनस एक्सपोर्ट कर दिया। तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या लिख दिया देना, बस यहाँ से ब्रैकेट तोड़ दिया, माइनस के एफ इंटू ए प्लस के बी इंटू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है ये डेरिवेशन। अब ध्यान देना डी ए बाई डी टी, ए तो कितना था, ए माइनस एक्स। तो मैंने क्या लिख दिया, डी ए माइनस एक्स बाई क्या था, डी टी। डी ए बाई डी टी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, इसलिए क्या लिख दिया डायरेक्टली माइनस डी एक्स बाई डी टी। इधर हमें ऑलरेडी सॉल्व किया था, ये तो आ गया था, तो ये इधर हो गया। डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो, के एफ इंटू ए माइनस के ए प्लस के बी इंटू क्या होगा, एक्स। डी एक्स को ध्यान देना पूरा टर्म क्या करो, इधर ला दो और डी टी को ऐसे कर दो। अब इंटीग्रेट कहाँ से करोगे, जीरो टू एक्स से। इसको इंटीग्रेट कहाँ से करोगे, जीरो से टी। अगर इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा, टी। जब ध्यान देना इंटीग्रेशन किसका था, ध्यान देना ये इंटीग्रेशन किसका है, बेसिकली ध्यान देना तुमने इंटीग्रेशन किसका किया, डी एक्स है डिवाइड बाई क्या होगा, ए प्लस बी एक्स है, ए प्लस बी एक्स है, ध्यान देना। तो इसका जब इंटीग्रेशन करते ध्यान देना तो इसका सिंपल होता है एल एन, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ध्यान देना इधर मैं लिखता हूँ, अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ ध्यान देना डी एक्स डिवाइडेड बाई क्या होगा, ए प्लस बी एक्स। इसका इंटीग्रेशन होता है ध्यान देना एल एन ए प्लस बी एक्स बाई क्या होगा, ध्यान देना बी होगा, या वन बाई बी एल एन ए प्लस बी एक्स होगा। तो वैसे ध्यान देना इधर डी एक्स से ही पूरा टर्म क्या है, ध्यान देना ये मैंने ए मान लिया, ये मैंने बी मान लिया और ये मेरा क्या है, एक्स है। तो एल एन तो पूरा टर्म आ गया, एल एन के एफ इंटू ए माइनस के प्लस के बी इंटू एक्स हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस डिफरेंस माइनस ये होता है डिवाइड बाई क्या होगा, बी हो जाएगा। इस तरीके से जीरो टू एक्स क्या हो जाएगा, टी। अब माइनस के एफ इंटू के बी में क्या किया, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ऐसे कर दिया। डेरिवेशन ध्यान देना तुम लोग करके देख लेना, अगर डाउट होगा तो पूछ लेना। ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देना हम लोग यहाँ तक पहुंच गए थे, ध्यान देना एल एन के एफ इंटू ए यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, माइनस के प्लस के बी इंटू टी। ध्यान देना इसमें थोड़ा सा क्या है, नोट्स इधर का उधर हो गया है, इसलिए ध्यान देना थोड़ा सा टाइम लग रहा है। पर तुम लोगों ने तो ऑलरेडी नोट्स कॉपी कर लिया हो तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना करने के बाद ध्यान देना मैंने एल एन को उधर करके लेके ई में कन्वर्ट कर लिया, फिर के एफ इंटू इसको सॉल्व किया तो ये इस तरीके का हो गया। फिर के एफ इंटू ए उधर ले गया और उसको क्या किया, कॉमन ले लिया, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ये बन गया। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स इक्वल वन माइनस ई टू द पावर माइनस क्या हो, के प्लस के बी इंटू टी। ध्यान देना इसको रटना बहुत आसान है। तुम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए एक्स रटे थे, क्या था, ए ब्रैकेट वन माइनस ई टू द पावर माइनस के टी था। यहाँ पे के ध्यान देना बस क्या है होता है, के प्लस के बी होता है, और ए जो होता है क्या होता है, एक्स इक्विलिब्रियम। ये ध्यान देना तुमने पढ़ा भी था। रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के क्या होता है, वन बाई टी एल एन ए बाई ए माइनस। तो के क्या है, के प्लस के बी वन बाई टी एल एन क्या होगा, ए माइनस एक्स। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं ध्यान देना, एक्स को हम लोग क्या, एक्स तो वही होने वाला है, ध्यान देना
एक्स इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या मान लेंगे, ध्यान देना, हम जब हमारा फॉर्मूला था k इज इक्वल टू क्या था 1/t ln a बाई a माइनस एक्स। तो अगर मुझे ध्यान देना रिवर्सिबल ऑर्डर के लिए फॉर्मूला याद रखना है तो क्या होगा, के एफ प्लस के बी इज इक्वल टू क्या होगा 1/t ln a ध्यान देना a नहीं है हमारे लिए, एक्स इक्विलिब्रियम है, एक्स इक्विलिब्रियम डिवाइड बाय क्या होगा एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स। तो समझ में आ रहा है, बस फॉर्मूले में बस पुट क्या करना है, ध्यान देना, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला रट लो, रिवर्सिबल ऑर्डर का भी वही होता है, ध्यान देना, बस a को एक्स इक्विलिब्रियम मान लेना है और k को क्या मान लेना है, k प्लस के बी। तो ये इक्वेशन ध्यान देना, दोनों इक्वेशन तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना। जैसे इसमें एक क्वेश्चन दिया हो, ध्यान देना, फॉर ए रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान देना ए बी दिया हुआ, ए कन्वर्ट हो रहा बी में K1 K2, इफ K1 is this, B equilibrium by equilibrium दिया हुआ this, the initial concentration of A is 0.01 molar, what will the concentration of B at T is equal to 30 सेकंड। B के बारे में पूछा जा रहा है, T is equal to 30 सेकंड पे, टाइम है मतलब X के बारे में पूछा जा रहा है, तो T is equal to 0 पे A 0, T is equal to पे A minus X, T is equal to equilibrium पे क्या होगा A minus X equilibrium पे क्या होगा X equilibrium। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए K equilibrium क्या होता है, B equilibrium by A equilibrium ऑलरेडी दिया हुआ, ध्यान देना, के इक्विलिब्रियम होता क्या है K1 बाई K2, बी इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम दिया था 4 दिया था और हमें K1 पहले से पता था, तो मैंने क्या किया यहाँ से K2 भी फाइंड कर लिया। ध्यान देना K1 हमें ऑलरेडी पता था और मैंने इसका यूज कर लिया। के इक्विलिब्रियम क्या होता है, बी इक्विलिब्रियम बाई इक्विलिब्रियम, बी इक्विलिब्रियम बाई ए इक्विलिब्रियम ऑलरेडी गिवन था 4 था, तो मैंने उसका यूज करके मैंने क्या किया K2 फाइंड कर लिया। K2 फाइंड करने के बाद ध्यान देना मैंने क्या किया, एक्स इक्विलिब्रियम फाइंड कर लिया। एक्स इक्विलिब्रियम और कुछ नहीं था, ध्यान देना क्या था, के एफ इंटू ए बाई क्या था के एफ प्लस के बी, और के वन के टू के टर्म में के एफ क्या है मेरा के वन है और के बी मेरा क्या है के टू है, तो फॉर्मूला क्या होता है के वन इंटू ए डिवाइड बाई क्या हो के वन प्लस के टू। तो मैंने क्या किया एक्स इक्विलिब्रियम कैलकुलेट कर लिया, एक्स इक्विलिब्रियम कैलकुलेट कर लिया तो फॉर्मूला लगा दिया, एक्स इज इक्वल टू क्या था एक्स इक्विलिब्रियम 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के वन प्लस के टू टी। फॉर्मूला लगा के क्या क्या पुट कर लिया और सॉल्व कर लिया। इसमें किसी को डाउट है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। तो ये था तुम्हारा, ध्यान देना, रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ध्यान देना रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ध्यान देना जब रिवर्सिबल पढ़ते ध्यान देना तो जीरो ऑर्डर सेकंड और थर्ड ऑर्डर कुछ नहीं होता, केवल फर्स्ट ऑर्डर ही पढ़ते। इनफैक्ट ध्यान देना हमें फर्स्ट ऑर्डर ही डिटेल में पढ़ना है। अब पढ़ते ध्यान देना पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हमने पढ़ा, ध्यान देना कुछ रिएक्शन पैरेलल होते हैं, कुछ रिएक्शन क्या होता है सीरीज होता है। पैरेलल क्या होता है बेसिकली, ध्यान देना ए से ही किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में भी कन्वर्ट हो रहा है, सी में भी कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं पैरेलल। अगर ध्यान देना ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी सी में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सीरीज। तो लिखा हुआ ध्यान देना in such type of reaction one of the reactant will decompose into two different products by two different reaction। तो ध्यान देना ए है बी में कन्वर्ट हो रहा है सी में, बी में जब कन्वर्ट हो रहा है तो रेट कांस्टेंट K1 है और सी में जब कन्वर्ट हो रहा है तो रेट कांस्टेंट क्या K2। जैसे ए बी में कन्वर्ट हुआ फर्स्ट ऑर्डर K1 है ए माइनस एक्स एक्स, ए किस में कन्वर्ट हो रहा है सी में भी कन्वर्ट हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर ही है, ए माइनस एक्स तो पहले से था क्या होगा माइनस वाई हो जाएगा और क्या हो जाएगा वाई। अब ध्यान देना रेट जैसे ए है, ए जितना डिकम्पोज करेगा बी और सी क्या होगा उतना ही फॉर्म होगा, इसलिए लिखा हुआ रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या होता है माइनस डी बाई डी टी, रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है डी बाई डी टी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी क्या होता है डेल सी बाई डेल टी। तो ये समझ में आ रहा है ए जितना डिकम्पोज करेगा बी उतना ही फॉर्म होगा और सी भी उतना ही फॉर्म होगा, इसलिए मैंने क्या लिख दिया माइनस डी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा डी बाई डी टी प्लस डेल सी बाई डेल टी। अब ध्यान जो रेट कांस्टेंट है ध्यान देना ए का ओवरऑल तो हमें पता नहीं था, ओवरऑल नहीं पता था तो ध्यान देना मैंने उसको के एन मान लिया के एन तो के एन इंटू ए होगा। बी का जो रेट कांस्टेंट होगा ध्यान देना डी बाई डी टी किसने था ए था किसमें कन्वर्ट हुआ बी में क्या था K1, ए था सी में कन्वर्ट हुआ कितना हुआ K2, तो डी बाई डी लिखना हो तो क्या लिखेंगे K1 इंटू ए, तो मैंने K1 इंटू ए लिख दिया। डी सी बाई डेल टी लिखना हो तो क्या होगा K2 इंटू ए कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब के एन इज इक्वल टू क्या हुआ K1 प्लस K2, मतलब ओवरऑल रेट कांस्टेंट और कुछ नहीं होगा। ध्यान देना दोनों रेट कांस्टेंट का क्या होगा समेशन ही हमारा क्या होगा ओवरऑल रेट कांस्टेंट होगा। तो ओवरऑल रेट कांस्टेंट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ नेट टी हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। ध्यान देना ए से बी में जा रहा है, ध्यान देना ए से बी में जा रहा है K1 है, ए से सी में जा रहा है तो K2 है।
तो देन ए से बी में जा रहा है वो भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए से सी में जा रहा है वो भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और एक ओवरऑल रिएक्शन है। तो अब इससे बात ध्यान देना, दोनों जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उनका इंडिविजुअल हाफ लाइफ होगा और एक ओवरऑल हाफ लाइफ भी होगा। तो ध्यान देना नेट टी हाफ को मैंने टी नेट मान लिया, हाफ लाइफ ऑफ ए टू बी को क्या मान लिया T1, हाफ लाइफ ऑफ ए टू सी को मैंने क्या मान लिया T2। तो तुम्हें अभी पढ़ा के एन इज इक्वल टू क्या होता है K1 प्लस K2 और फॉर्मूला तो वही रहने वाला है 0.693 बाई क्या होता है हाफ लाइफ 0.693 बाई T1 प्लस 0.693 बाई T2। तो इस फॉर्मूले से तो टी नेट का फॉर्मूला हमारा आ जाएगा T1 इंटू T2 बाई डिवाइड बाई क्या होगा T1 प्लस T2। तो हाफ लाइफ समझ में आ रहा है, ध्यान देना हाफ लाइफ ओवरऑल हाफ लाइफ पूछा जाएगा तो क्या होगा, दोनों का हाफ लाइफ हमें ऑलरेडी पता हुआ K1 दिया तो दोनों का हाफ लाइफ निकाल सकते, K1 भी दिया K2 भी दिया, दोनों का हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं। ओवरऑल पूछेगा तो क्या करेंगे, ध्यान देना T1 इंटू T2 डिवाइड बाई क्या होगा T1 प्लस T2। तो हाफ लाइफ समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते, ध्यान देना कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी एट टाइम टी। अब ध्यान देना किसी टाइम टी पे ध्यान देना तुम कैलकुलेट करना चाहते हो कि ए कितना है बी कितना है और सी कितना है। तो पूरा तरीका ध्यान देना जैसे पहले कैलकुलेट करते तो वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। टी इजिकल टू 0 पे क्या होगा ए होगा, टी इजिकल टी पे क्या होगा सी ए टी। अगर टी इजिकल टी पे ध्यान देना ए सी ए टी होगा तो बी क्या होगा सी बी टी और सी क्या होगा सी टी। रेट कॉन्स्टेंट कितना दिया K1 K2। कैलकुलेशन ऑफ सी ए टी ध्यान देना क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ सी ए टी की बात करते हैं माइनस डी ए बाई डी टी इजिकल टू क्या के एन इंटू ए। अगर ए के लिए तो ओवरऑल लिखना पड़ेगा ना, बी और सी के लिए K1 K2 दिया हुआ है ना, ए का तो रेट कांस्टेंट क्या होगा K1 प्लस K2 होता है और डी ए बाई ए डी ए बाई क्या लिखेंगे ए वाला इधर आ जाएगा, ध्यान देना तो डी ए बाई ए कहाँ से सी ए नॉट से सी ए टी, जीरो से टी क्या होगा माइनस K1 K2 के टी हो जाएगा। तो ना सी ए टी इज इक्वल टू क्या होगा सी ए नॉट टी टू पावर माइनस K1 प्लस K2। उधर कहाँ आता था, अगर केवल के था तो फॉर्मूला क्या होता था सी ए टी इज इक्वल टू क्या था सी ए नॉट टी टू द पावर माइनस के टी आ रहा है। पर ध्यान यहाँ पे हमारा रेट कांस्टेंट क्या है के एन और के एन क्या है K1 प्लस K2। सी ए टी इज इक्वल टू क्या होगा सी ए नॉट टी टू द पावर क्या होगा माइनस K1 प्लस K2 टी। या सी ए टी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देना सी ए नॉट को क्या लिख सकते हैं ए। अब हम कैलकुलेट करना जा रहे हैं, ध्यान देना सीबीटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ सीबीटी डी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा K1 ए होता है, ध्यान देना K1 इंटू ए ही होगा, ए मतलब क्या होगा सी ए टी और सी ए टी को हम लोग क्या पुट कर सकते हैं ए ई टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 टी। अब डी बी तो है, ये पूरा टर्म किसका है टाइम का टर्म है, तो ऑब्वियस बात मैं क्या लिख दूंगा K1 ए ई टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 टी डी टी। और ये क्या डी बी इंटीग्रेशन कहाँ से करेंगे जीरो से सीबीटी तक, इसको जीरो से टी तक। तो डीबी का इंटीग्रेशन क्या होगा बी और बी को पुट क्या करेंगे सीबीटी माइनस जीरो, मतलब ये क्या होगा सीबीटी। अब K1 ए ई टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 टी डिवाइड बाई क्या होगा माइनस K1 प्लस K2, कहाँ से इंटीग्रेट करेंगे जीरो से टी तक। वैल्यू क्या करेंगे ध्यान देना पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे ध्यान देना। तो यहाँ पे हम लोगों ने ध्यान देना यहाँ तक आ गए, इसको बाहर निकाल दिया माइनस K1 ए को भी बाहर निकाल दिया और माइनस K1 प्लस K2 को भी बाहर निकाल दिया ई टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 टी जीरो से टी पुट किया इधर जीरो पुट किया इधर, तो क्या हो जाएगा सीबीटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके का सीबीटी इज इक्वल टू क्या हो K1 इंटू ए डिवाइड बाई K1 प्लस K2 ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 टी। ये हो जाएगा, ध्यान देना ये बड़ा बड़ा इक्वेशन है, ध्यान देना इसको उतना रटने की जरूरत नहीं होता है। तो ध्यान रखना इसको रटना नहीं है, बस कैसे सॉल्व करना है उसको मैं बताऊंगा। तो सीबीटी सभी को समझ में आ गया सीबीटी कैसे कैलकुलेट हुआ। अब हम लोग सीटी की बात करते हैं, सीटी में और कुछ नहीं करना, ध्यान देना सीटी में तो क्या डेल सी बाई डेल टी इज इक्वल टू क्या K2 ए टी, K2 ए था ए तो सी ए टी फिर वही होगा, फिर क्या होगा इंटीग्रेशन वही होगा। वहां पे K1 ए था K1 सी ए टी था, यहाँ पे क्या K2, जहाँ पे K1 आया वहां पे K2 लगा दो क्या हो जाएगा सीटी आ जाएगा। सीटी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा K2 ए डिवाइड में क्या होगा K1 प्लस K2 ब्रैकेट में क्या होगा 1 माइनस ई टू द पावर क्या होगा माइनस K1 प्लस K2 टी। तो सीटी समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं रेशियो ऑफ सीबीटी एंड सीटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना ये क्वेश्चन पूछा जाता है रेशियो ऑफ सीबीटी बाय सीटी। तो ध्यान देना फर्क क्या था K1 समथिंग था K2 समथिंग था, समथिंग समथिंग तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो बी बाई सी, तो बी बाई सी ऊपर क्या बचेगा K1 और K2, बाकी सब तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ध्यान देना इधर मैंने बी प्लस किया, इधर मैं क्या प्लस कर सकता हूँ K1 जो तुम पढ़ते हो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो होता है उसी को यूज किया, ध्यान देना बी बाई सी इज इक्वल टू K1 बाई K2। ध्यान देना इधर थोड़ा सा एक बार पीछे दिखा देता हूँ C2 में, ध्यान देना K2A ये पूरा टर्म ये था और तुम्हारा ध्यान देना इसमें ये पूरा टर्म K1A,
बस फर्क क्या ध्यान देना, यहाँ पे K1 है और वहां पे क्या है K2 है। तो जब दोनों का यूज करोगे, दोनों का रेशियो लोगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा K1/K2, तो वही लिखा ध्यान देना B/C इज इक्वल टू क्या K1/K2। मैंने B को इधर प्लस किया तो K1 को भी क्या कर सकता हूँ, इधर प्लस कर सकता हूँ। तो B डिवाइड बाई क्या हो B+C इज इक्वल टू K1 इंटू क्या हो K1+K2। K1+K2 की वैल्यू क्या होती है Kn होती है। तो ध्यान देना K1 निकालना, ध्यान देना तो K1 निकालना तो इसको क्या मल्टीप्लाई कर दोगे तो K1 इज इक्वल टू क्या B डिवाइड बाई B+C इंटू क्या होगा Kn होगा। और ध्यान B+C पूरा का टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शन यील्ड ऑफ B को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली ध्यान देना अगर K2 निकालना चाहते हो तो क्या यूज करोगा, फ्रैक्शन यील्ड ऑफ C इंटू K1 होगा। तो K1 निकालना है ध्यान देना तो ऑब्वियस सी बात है फ्रैक्शन यील्ड ऑफ B इंटू K1 होगा। और K2 निकालना है तो ध्यान देना फ्रैक्शन यील्ड ऑफ C इंटू Kn होगा। ये समझ में आ रहा है। इस पे ध्यान देना हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे ध्यान देना A कन्वर्ट हो रहा B में, यहाँ पे A कन्वर्ट हो रहा B में, A कन्वर्ट हो रहा सॉरी 2B में, A कन्वर्ट हो रहा 3C में। K1 दिया है 2 इंटू 10⁻⁵, K2 दिया है 6 इंटू 10⁻⁵। Calculate ratio of concentration of B and C at time t and also calculate percentage yield of B and C। तो ध्यान देना B and C की बात करते हैं ध्यान देना। तो B and C हमारे लिए क्या था K1/K2। पर ध्यान देना यहाँ B और वहां पे B और C था, यहाँ पे क्या है 2B और 3C है। तो ध्यान देना कंसंट्रेशन ऑफ B की बात करता हूँ और कंसंट्रेशन ऑफ C की बात करता हूँ। तो मेरे लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2K1 बाई क्या होगा 3K2 होगा। ध्यान देना नो डाउट वहां पे ध्यान देना K1 था क्योंकि कोफिशिएंट कितना था 1 था इसलिए मैंने K1 लिखा था। वहां पे कोफिशिएंट भी 1 था इसलिए मैंने क्या लिखा था K2 लिखा था। कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2 है तो क्या होगा 2K1/3K2। जैसे सॉल्यूशन में तुम देखो ऐसे सॉल्व किया होगा। B/C इज इक्वल टू क्या है 2K1/3K2। अब K1 दिया हुआ K2 दिया हुआ तो 2/9 हो गया। B/C 2/9 दिया तो परसेंटेज ऑफ B कितना होगा 2/11, परसेंटेज ऑफ C कितना हो जाएगा 9/11। ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ध्यान देना, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है शायद। ए है कन्वर्ट हो रहा है ध्यान देना 2B में और 3C में। ए कन्वर्ट हो रहा है 2B में 3C में, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। AT इज इक्वल टू A0 प्लस BT प्लस CT, A0 इज इक्वल टू AT प्लस BT प्लस CT। AT बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम यहाँ पे आ जाओ। ध्यान देना t इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा A0 0, t इज इक्वल टू t पे क्या होगा A-x होगा तो ये 2x हो जाएगा, माइनस y होगा तो कितना हो जाएगा 3y। AT कितना है AT कितना होगा ध्यान देना A-xy। तो AT इज इक्वल टू ध्यान देना क्या होगा AT इज इक्वल टू क्या A-x-y हो गया। तो A2 क्या लिख सकता हूँ, A को मैं क्या लिख सकता हूँ A0 लिख सकता हूँ। और ध्यान देना 2x इज इक्वल टू क्या है BT, तो x को क्या लिख सकता हूँ BT/2, इसलिए क्या लिखा है -BT/2। 3y को मैं क्या लिख सकता हूँ CT, इसलिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी CT/3। समझ में आ रहा। AT इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ A-x-y। A को मैं क्या लिख सकता हूँ A0 तो लिख सकता हूँ ना, x को क्या लिख सकता हूँ 2x इज इक्वल टू BT लिया तो x को क्या लिख सकता हूँ BT/2 -BT/2। और 3y इज इक्वल टू क्या है CT। ध्यान देना यही तो BT है और वही तो क्या है CT है। तो कितना लिख सकते हो AT इज इक्वल टू दिस। तो ये हो गया तो A0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AT प्लस BT/2 प्लस CT/3। मतलब इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, A0 इज इक्वल टू क्या AT प्लस BT/2 प्लस CT/3। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। आगे बढ़े एक और क्वेश्चन देख लेते ध्यान देना। एक और क्वेश्चन ध्यान देना A कन्वर्ट हो रहा B में और A ही कन्वर्ट हो रहा C में। K1 K2 कुछ ना दिया हुआ है। कैलकुलेट टाइम एट विच AT BT CT आर इक्वल। AT BT और CT आर इक्वल। तो ध्यान देना हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने का सॉल्यूशन देना A है तो A-x लिखूंगा तो उधर क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा, A-y लिखूंगा तो क्या मिल जाएगा y। AT BT इज इक्वल टू CT, तो A-x-y की वैल्यू कितनी होगी x होगी। y इज इक्वल टू क्या ऑलरेडी x है, सॉरी गड़बड़ हो गया। ध्यान देना AT BT इज इक्वल टू क्या होगा CT, तो A-x-y की वैल्यू क्या लिख दी x। अब ध्यान देना यहाँ से क्या लिख सकते हो x/y इज इक्वल टू क्या होगा K1/K2। अब बोला जा रहा है कि ध्यान देना AT BT और CT दोनों सेम है। BT और CT सेम है मतलब x और y कितना सेम है।
एक्स और वाई सेम है, मतलब k1 इज इक्वल टू क्या होगा k2, मतलब kn की वैल्यू क्या हो जाएगी k1 प्लस k2, मतलब 2k1 प्लस 2k2। a माइनस एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स और वाई की वैल्यू में क्या डाल सकता है एक्स, तो a माइनस 2x की वैल्यू कितनी होगी x, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 3x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी a बाई 3 फॉर a। t इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाई के एन, फॉर्मूला तो याद है ना, a के लिए मैं यूज करना चाहता हूँ, ध्यान देना। तो t इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाई के एन एल एन क्या होगा a सी ए नॉट बाई सी टी होता है, तो सी ए नॉट तो मेरा a है और सी टी मेरा क्या a माइनस एक्स माइनस वाई है। तो के एन की वैल्यू क्या लिख सकते हो 1 बाई 2 के एन एल एन a बाई क्या होगा a माइनस 2 बाई 3, फॉर्मूला पुट करेंगे तो 1 बाई 2 के एन एल एन 3 हो सकता है, या टाइम कितना हो जाएगा 1 बाई 2 के टू एल एन 3 हो जाएगा। तो समझ में इस क्वेश्चन में करना क्या था, ध्यान देना, तुम्हें टाइम निकालना था जहां पे सी ए टी सी बी टी और सी टी तीनों इक्वल हो, ध्यान देना तीनों इक्वल हो, ध्यान देना। तो कभी तुम्हारे दिमाग में ये नहीं जाना चाहिए कि मैं केमिकल जो भी इक्वेशन बनाया था सी ए नॉट सी टी सी ए नॉट यूज किया था, सी बी टी निकाला था, सी टी निकाला था, तीनों को इक्वल कर दो मैं सॉल्व करूँ। ध्यान देना हम लोगों ने उसको कैलकुलेट करने के लिए, बस समझने के लिए कि कैसे कैलकुलेट या सीबीटी कैसे कैलकुलेट होता है, सीटी कैसे कैलकुलेट होता है, ये करने के लिए किया है। पर ध्यान देना उन क्वेश्चन में हम लोग बहुत कम या रेयरली उनको यूज करेंगे। हम हमेशा क्या करेंगे, ध्यान देना कि हम इसे फर्स्ट ऑर्डर की तरह ट्रीट करें और सॉल्व करें। तो ध्यान देना ये पूछा था ना कि इस टाइम पे तीनों कंसिडरेशन सेम होगा, तो मैं एक एक करस्पॉन्डिंग ही सॉल्व कर सकता। ध्यान देना तो टी इज इक्वल टू, मुझे फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर था तो फॉर्मूला क्या था टी इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाई के एल एन ए बाई क्या था, सॉरी टी इज इक्वल टू क्या था 1 बाई के एल एन सी ए नॉट बाई सी ए टी। तो मैं चाहूंगा कि सी ए टी पुट कर दूं और सी ए टी पुट कर दूं और के पुट कर दूं। तो के मैंने क्या निकाला था के एन था, मैंने 2k1 और 2k2 निकाल लिया। और ध्यान सी ए नॉट तो ऑलरेडी मुझे पता था कितना है ए है, और सी ए टी कितना था ए माइनस एक्स माइनस वाई। तो ध्यान देना एक्स और वाई डिफरेंट था, तो एक्स और वाई को मैंने क्या किया, ध्यान देना ए के टर्म में कैलकुलेट कर लिया और मैंने क्या किया फॉर्मूला लगा दिया और सॉल्व कर लिया। तो यहाँ तक किसी को डाउट है, यहाँ तक डाउट है नहीं तो ध्यान देना अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।